जमहूरियत के अजीमुशान जश्न का हुआ आगाज। पहले मरहले के लिए 21 रियासतों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी। 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। सिक्किम और अरुणाचल असेंबली इंतखाबात के लिए भी वोटिंग जारी। अरुणाचल में बीजेपी ने पहले ही 10 सीटें बिला मुकाबला जीती, जबकि सिक्किम में असली मुकाबला सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के दरमियान। सदर जमहूरिया ने राय-दही निज़ाम को जमहूरियत के अजीम त्यौहार में हिस्सा लेने का दिया पैगाम। वजीर आजम मोदी ने हक़ राय-दही इस्तेमाल करने पर दिया जोर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की पुरजोर अपील की। मोदी हुकूमत के 8 मरकजी वज़रा की चुनावी किस्मत दाव पर। नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और संजीव बालियान हैं मैदान में। अपोजिशन जमातों के सरकर्दा लीडरों की साख भी लगी है दाव पर। गौरव गोगोई, कार्ति चिदम्बरम, निकोल नाथ, ए राजा, कनिमोझी, दयानंदी मारन जैसे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में होगा कैद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में करेंगे 3 इंतखाबी रैलियां। वहीं केरल में जेपी नड्डा, बिहार में मल्लिकार्जुन खड़गे और एमपी में मायावती करेंगे इलेक्शन कैंपेन। बीजेपी उम्मीदवार अमित शाह गांधीनगर से पर्चा नामजदगी करेंगे दाखिल। फिलिस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा के मुकम्मल रुकने से हुआ महरूम। सलामती कौंसिल में फिलिस्तीन की दरख्वास्त मुस्तरद। अमरीका ने तजवीज़ के खिलाफ वीटो का किया इस्तेमाल। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। गुज़िश्ता रोज खेले गए दिलचस्प मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 9 रन से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज वोटिंग जारी है। इंतखाबात के पहले मरहले में 21 रियासतों में 102 सीटों पर वोटिंग होगी। इस मरहले में वोटर्स इलेक्शन लड़ने वाले 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 16 करोड़ 63 लाख से ज़ायद वोटर अपने हक़ राय-दही का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 8.4 करोड़ मर्द और 8.23 करोड़ ख़वातीन वोटर शामिल हैं। पहले मरहले में तीसरे जेंडर के 11,371 वोटर, 35.67 लाख पहली बार वोट देने वाले और 20 से 29 साल की उम्र के 3 करोड़ 51 लाख नौजवान वोटर भी अपना वोट डालेंगे। पहले मरहले में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। लोकसभा इंतखाबात 2024 के पहले मरहले के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने नागपुर में अपना वोट डाला। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील भी की। मतदान करना चाहिए, देश के हित को ध्यान में रखकर अपना विचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए। और इसलिए आज सबसे पहला व्यक्तिगत कार्य मैंने ये किया है कि मैंने मतदान किया। तमिलनाडु की तमाम 39 सीटों पर एक साथ वोटिंग हो रही है। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने शिवगंगई में अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी और फख्र है कि मैं लोकसभा इंतखाबात में अपना वोट डाल सका। पी चिदम्बरम ने तमिलनाडु की तमाम 39 पार्लिमानी नशिस्तों पर जीत की उम्मीद जाहिर की। I am very happy and proud that I have been able to cast my vote in the Lok Sabha elections. As far as Tamil Nadu is concerned, I am absolutely confident that the India
group India combination will win all the 39 parliamentary seats in Tamil Nadu. बीजेपी उम्मीदवार तमिल साई सुंदरराजन ने जनूबी चेन्नई लोकसभा सीट से अपना वोट डाला। और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश असेंबली के लिए भी वोटिंग हो रही है। अरुणाचल प्रदेश की 60 में से 10 असेंबली सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला इंतखाबात जीत चुके हैं। रियासत में सिर्फ 50 सीटों पर वोटिंग होगी। अरुणाचल में कांग्रेस 19 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है, जबकि एनपीपी 20 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। रियासत में एनसीपी ने 14, पीपीए ने 11, एटीपी ने 4 और एलजेपी ने 1 सीट पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसके अलावा 14 आज़ाद उम्मीदवार भी असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। वोटों की गिनती 2 जून को होगी। सिक्किम की 32 असेंबली सीटों पर भी आज वोटिंग हो रही है। सिक्किम असेंबली इंतखाबात में असल मुकाबला सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के दरमियान है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वोटिंग हो रही है। मुनसिफाना वोटिंग के लिए यहां ठोस इंतजाम किए गए हैं। और लोकसभा इंतखाबात से पहले सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने हमवतनों से जमहूरियत के अजीम त्यौहार में जोश खरोश से हिस्सा लेने की पुरजोर अपील की है। सदर जमहूरियत ने नौजवानों को लोकसभा इंतखाबात में वोट डालने की तरकीब दी। मेरे प्यारे देशवासियों, देश में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन प्रगति पर है। शीघ्र ही लोकसभा और 4 राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान होंगे। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ लोकतंत्र की जननी भी है। हमारे लिए चुनाव सबसे बड़ा त्यौहार भी है और राष्ट्र का गौरव भी। मुझे विश्वास है कि सभी मतदाता, विशेषकर पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाता मतदान के लिए उत्सुक होंगे। वो आपको सशक्त अनुभव कराने वाला क्षण होगा जब आप बटन दबाएंगे और हमारे देश के भावी स्वरूप का निर्धारण करने में अपना योगदान देंगे। मेरा अनुरोध है कि आप सभी इस उत्सव में भाग लें और दुनिया में लोकतंत्र के आदर्शों को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आज वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने एक्स पर कहा, जमहूरियत का सबसे बड़ा जश्न आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में 21 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 102 सीटों के लिए वोटिंग होगी। मैं इन तमाम सीटों के वोटरों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड कायम करें। मेरी नौजवान नस्ल से खुसूसी अपील है कि जमहूरियत में हर वोट की अहमियत है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने वोटरों से अपील की है कि वो पहले मरहले की वोटिंग से कबल वोटिंग में जोश और खरोश से हिस्सा लें। उन्होंने वोटिंग के पहले मरहले से कबल एक वीडियो पैगाम भी जारी किया, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने भारतीय राय दहिंदगान पर जोर दिया है कि वो आइंदा आम इंतखाबात 2024 में हिस्सा लें। जमहूरियत में वोटिंग की अहमियत पर जोर देते हुए राजीव कुमार ने कहा कि इंतखाबात भारत की जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार है। Experience of voting holds a very special place in my heart. जब मैं 21 साल की उम्र में पहली बार मतदान करने गया तो ये एक एहसास था, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होने का एहसास। अब आपकी बारी है। कृपया मतदान केंद्र पर जरूर आएं। आपसे अनुरोध है, गुजारिश है, जरूर आएं। आपका देश, आपका भविष्य, आपका वोट। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। वोटिंग डे इज नॉट ए हॉलीडे। प्लीज कम एंड वोट। लेट्स वोट विथ प्राइड। माई वोट, माई वॉइस। पहले मरहले में कई मरकजी वजीर और साबिक वज़राए आला भी इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें नागपुर से मरकजी वजीर नितिन गडकरी, अलवर से भूपेंद्र यादव, अरुणाचल वेस्ट सीट से किरण रिजिजू, डिब्रूगढ़ से असम के साबिक वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल, त्रिपुरा वेस्ट से
बिप्लब कुमार देव और बिहार की गया सीट से जितेंद्र राम मांझी शामिल हैं। उधमपुर से जितेंद्र सिंह की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, जबकि अर्जुन मेघवाल बीकानेर से किस्मत आजमा रहे हैं। मरकजी वजीर एल मुरुगन के लिए रास्ता आसान नहीं होगा, जो तमिलनाडु की नीलगिरी सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। तेलंगाना के साबिक गवर्नर तमिलाई सुंदरराजन भी चेन्नई साउथ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके अलावा बीजेपी उम्मीदवार के अन्नामलाई, डीएमके उम्मीदवार कनिमोझी और मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ के बेटे निकोल नाथ ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी किस्मत पहले मरहले की वोटिंग के साथ ही ईवीएम में कैद हो जाएगी। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के बहुत से बड़े लीडरों की साख भी दांव पर लगी हुई है। कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी इस इलेक्शन में जीत या हार ना सिर्फ उनकी अपनी किस्मत बल्कि उनकी पार्टी की किस्मत भी तय करेगी। इनमें असम के साबिक वजीर आला तरुण गोगोई के बेटे और मौजूदा एमपी गौरव गोगोई भी शामिल हैं, जिनकी सीट इस बार तब्दील की गई है। कालियाबाड़ से जोरहाट तक कार्ति चिदम्बरम तमिलनाडु के सेवागंगई सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम के बेटे हैं। कार्ति को 2014 में इस सीट पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2019 के इंतखाबात जीत गए। इस बार छिंदवाड़ा सीट से निकोलनाथ की लड़ाई मुश्किल समझी जा रही है। उनके वालिद कमलनाथ 1980 से 9 बार यहाँ से एमपी बने थे। 2019 में कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में निकोलनाथ को अपना उम्मीदवार बनाया था। डीएमके के ए राजा, जो यूपीए 2 हुकूमत में वजीर आजम थे, वो तमिलनाडु की नीलगिरी सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला मरकजी वजीर एल मुरुगन से है। ए राजा ने 2009 में भी इस सीट से इलेक्शन जीता था। और बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दूसरे मरहले के लिए 3 रियासतों में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वजीर आजम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अमरोहा में इंतखाबी रैली करेंगे। वो आवाम से बीजेपी उम्मीदवार कंवर सिंह तंवर की हिमायत में वोट देने की अपील करेंगे। अमरोहा में दूसरे मरहले के तहत 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। उसके बाद वजीर आज़म मध्य प्रदेश के दमोह में बीजेपी उम्मीदवार राहिल लोधी के हक में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। दमोह में भी 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। शाम को वजीर आज़म महाराष्ट्र के वर्धा इलाके में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। बीजेपी ने यहां से रामदास को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर इंतखाबात 26 अप्रैल को होने हैं। और मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी उम्मीदवार अमित शाह आज गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। वो दोपहर में पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। बीजेपी ने अमित शाह को इस सीट से 10 लाख वोटों के फर्क से इलेक्शन जीतने का हदफ तय किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कागजात नामजदगी दाखिल करने से पहले अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा किया। अमित शाह ने अपने गांधीनगर रोड शो के दौरान अपोजिशन को निशाना बनाया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान से 13 घंटे तक पूछताछ की। उसके बाद रात गए अमानतुल्लाह खान को रिहा कर दिया गया। ओखला के एमएलए खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से अपने दौर में बोर्ड में 32 लोगों को गैर कानूनी तौर पर तैनात करने का इल्ज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली वक्फ बोर्ड में बेज़ाब्तियों से मुतालिक केस में अमानतुल्लाह खान की पेश की जमानत की अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया था। पूछताछ के दौरान एमएलए अमानतुल्लाह खान ने ईडी के जरिए गिरफ्तार करने का दावा किया था। और राजलक्ष्मी मंडा ब्लड क्वीन के नाम से मशहूर हैं। लक्ष्मी मंडा तमिलनाडु के मदुरई से नई दिल्ली तक तकरीबन 21,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी हैं। मुल्क की राजधानी दिल्ली पहुंचने पर बीजेपी के युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार मुल्क का वजीर आजम बनाने के अज़्म के साथ राजलक्ष्मी ने 65 दिन तक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बुलेट से सफर किया। बारह फरवरी को तमिलनाडु के मदुरई से आरंभ हुई बुलेट की यात्रा पहुंच चुकी है दिल्ली। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजलक्ष्मी मांडा जी की। क्या कहेंगे मैडम, किस तरह की यात्रा है आपकी? माई वोट फॉर मोदी, इसी नारे को लेते हुए 12 फरवरी को मैं तमिलनाडु में स्टार्ट किया हूँ बुलेट राइड। 21,000 किलोमीटर 65 दिन का यात्रा है और पूरा देशवासियों को हमने यही संदेश दिया है कि एक सक्षम और मजबूत भारत बनाने के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जरूरी है और इसलिए हम सब मिलके तीसरी बार 400 पार करा के नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कौन कौन से राज्यों से होकर आप गुजरे और कितने दिनों का समय लगा आपको दिल्ली पहुंचने? 65 दिन का समय लगा। 21,000 किलोमीटर का सफर तय करके हम आ रहे हैं।
तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा होते हुए आज हम दिल्ली पहुंचे हैं। महिला हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, तो प्रधानमंत्री से बहुत सारे प्रेरणा हम ले सकते हैं। 18 घंटे जो देश के लिए जो काम कर रहे हैं, तो उस प्रधानमंत्री जी को देखने के बाद हमको ये लगा कि इस तरीके के एक देशभक्त नेता के लिए हम अपनी तरफ से कुछ करके दिखाना है। मतलब बोलने से ज़्यादा करके दिखाने में एक लोगों को जज्बा आती है। और देशवासियों से मैं निवेदन कर रही हूँ कि अभी आप अपने घर से निकलिए और अपनी अमूल्य मतदान को करके 400 पार करा के इस बार नरेंद्र मोदी जी को हम सब प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये थी राजलक्ष्मी जी जो कह रही हैं अपने घरों से बाहर निकलें और वोट जरूर डालें और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाएं। कैमरामैन शिव और मनोज चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। मरकजी हुकूमत छत्तीसगढ़ के नक्सल मुतासरा इलाकों में अपनी कोशिशों के जरिए नक्सलियों और नक्सल तशद्दुद के मुतासरीन को समाज की मरकजी धारे में ला रही है। हुकूमती कोशिशों का ही नतीजा है कि साबिक नक्सलाइट और नक्सल मुतासरीन नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। डीडी न्यूज़ की नुमाइंदे प्रखर श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में इन लोगों के तजुर्बात के बारे में सीखा, जिन्होंने नक्सली सरगर्मियां छोड़ दी हैं और अब नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। मौजूद हैं उत्तरी बस्तर के कांकेर इलाके में। ये बहुत बेहद नक्सली प्रभावित इलाका सालों से माना जाता रहा है। पिछले दिनों यहाँ पर इनकाउंटर हुआ था जिसमें 29 नक्सली ढेर किए गए, लेकिन यहाँ पर नक्सली समस्या से निपटने के लिए सिर्फ बंदूक का ही सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि सरकार यहाँ पर लोगों से जो नक्सली हैं उन्हें सरेंडर भी करवाती है, उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास भी करती है। ऐसे ही कुछ हमारे साथ साथी मौजूद हैं जो कभी नक्सलियों के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब मुख्य धारा में आ चुके हैं, समर्पण कर चुके हैं और अब पुलिस में इनको नौकरी मिली है, सुरक्षा बलों में इनको नौकरी मिली है। आइए इनके अनुभवों से जानते हैं। तो आपको डर नहीं लगा जब आपने उनका साथ छोड़ा? तो डर लग रहा था सर, अभी यहाँ एक आने के बाद डर नहीं लग रहा है। तो आपको सरकार ने जो आपसे वादे किए थे नौकरी का और जो भी सुविधाएं देने का, वो पूरे हुए? जी सर, पूरा हो गया। क्या क्या मिला? पैसा मिला और नौकरी भी मिल गया। जो समूह है इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनके परिवारों के ऊपर नक्सलियों ने अत्याचार किए, उनके परिवार के लोगों की हत्याएं करी और फिर प्रशासन ने उनको, सरकार ने उनको वहां से निकाला, नक्सलियों के इलाके से निकाला और सरकारी नौकरियां भी दी हैं, पुलिस में भी भर्ती की हैं। ऐसे लोग भी हमारे साथ हैं। इनमें से हमारे साथ कुछ महिलाएं भी साथ में हैं। 2008 में मेरे पापा की हत्या कर दिए थे नक्सली लोग। मेरे बड़े भाई को निकाल कर नक्सलियों ने ख़त्म कर दिया। मैं पढ़ाई कर रहा था बाहर में, गांव वालों को शिकायत है कि मुखबिरी काम कर रहा है करके ख़त्म कर दी। उसी के बदले में मुझे नौकरी दी। तब आप खुश हैं? आपको जो सरकार ने जो वादा किया था, आपके परिवार में जो हादसा हुआ था, वो सारे वादे पूरे हुए? जी सर। मेरा पापा 2006 में सर बम ब्लास्ट में ख़त्म हुए थे। पापा गल्ला धंधा करते थे सर। वापसी आ रहे थे सर, तो रात के करीबन 9 साढ़े 9 बजे रात को सर बम ब्लास्ट हो गया था गाड़ी में, तो उसी में पापा का देहांत हो गया था सर। तो आपको उसके बाद फिर जो वादा किया था सरकार ने पूरा किया? क्या जीवन में परिवर्तन आया? जी सर, सब वादा पूरा किए, मतलब जो देने बोले थे देंगे सर। नौकरी हो गया, जैसे घर के लिए जगह वगैरह सब चीज़ दिए हैं सर। मेरे भैया को मार दिया गया था बम ब्लास्ट के जरिए। रेलवे लाइन में काम करने जाते थे, 2019 को हुआ। तो उसके बाद फिर सरकार ने आपको क्या दिया? नौकरी दिया सर और पैसा भी दिया। मेरा भैया को हत्या कर दिए सर 2016। घर में तो सर खाना खा रहा था, वहाँ से निकाल के लेके गए, हत्या कर दिया रोड में सर। सर मैं 2015 से नक्सल पीड़ित परिवार का मैं सरपंच चुनाव लड़ रहा था सर, वहाँ से बेदखल कर दिए, भगवा दिए पुलिस मुखबिरी समझ कर। मैं पलाका से कराने वाला था, वहाँ पे नक्सली बहुत ज़्यादा थे, अभी भी हैं और परेशानी करते हैं उन लोग। मेरे छोटे भाई को हत्या कर दिए। हमारा पहाड़ी ऊपर गांव है, तो राशन पानी के लिए आना पड़ता है, आना जाना पड़ता है। गांव वाले शिकायत कर दिए, चारी चुकली में जा रहा है करके, तो वो उसको उठा के ले गए रात को। 2 दिन साथ में रख के उन लोग और मीटिंग बुलाए आजू बाजू गांव वाले, 2-3 गांव वाले को, और गांव वालों के सामने पेश किए और दूरी लेके मार दिए और रिपोर्ट किए। जो मिलना तो मिल गया हमको, नौकरी भी मिला, पैसा भी मिला, शायद जगह भी मिला। तो अब जब आप पुलिस में आ गए हो, तो कभी आपके मन में ऐसा आता है कि अब मैं पुलिस में आ गया हूँ, अब मेरे पास भी हथियार आ गया है, तो अपने भाई की मौत का बदला लूंगा, ऐसी कोई भावना तो आपके मन में नहीं आती है? आता है सर।
क्या हुआ था आपके साथ? हम आम आदमी थे, हमारा आदमी भी आम आदमी था। उसका मौत का अभी तक हमको ये नहीं पता चला कि किस कारण से मारे। रात को आए 8:30 के और कोई सवाल जवाब नहीं किए, सोए थे। उसको उठा के लेके गए, बस्ती से थोड़ा दूर में ले जाके मार दिया। और मेरे ससुर को फिर पीछे से बांध के घसीटते हुए रोड में घसीटते हुए लेके गए, अधमरा करके मार दिया। मैं तो सरकार से यही करती हूँ कि शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमको एक अच्छा जिंदगी जीने का मौका दिए। सरकार से बस यही गुजारिश है कि हर जगह कैंप की व्यवस्था की जाए ताकि जो भी नक्सल प्रभावित गाँव। और आइए अब नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। सलामती कौंसिल में फ़िलिस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अमरीका ने इस तजवीज़ के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल किया। रियासत फ़िलिस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत में शामिल किया जाए। 12 रुकन ममालिक ने इस तजवीज़ के हक़ में वोट दिया, जबकि 1 रुकन ने मुखालफत में वोट दिया, जबकि 2 रुकन ममालिक बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीका का कहना है कि आज़ाद फ़िलिस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के दरमियान बराह रास्त मज़ाकरात के ज़रिए होना चाहिए, ना कि अक़वाम मुत्तहिदा की कार्रवाई के ज़रिए होना चाहिए। और आइए नजर डालते हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर। उर्दू अखबारात के जायजे में जो हम पहली खबर ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है EVM वीवीपैट पर समाअतपुरी, फैसला महफूज, इंतखाबी अमल को साफ सुथरा बनाने का हुक्म। EVM ना हैक की जा सकती है और ना छेड़छाड़ की गुंजाइश है, इलेक्शन कमीशन। पहले मरहले की पोलिंग आज हो रही है, 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं और इस बीच पार्लिमानी इंतखाबात के चौथे मरहले का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। दूसरी सुर्खी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और यह है ITCM और ITR मिसाइलों का कामयाब तजर्बा किया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने देसी टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। इसके बाद की जो खबर ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से। अमानतुल्लाह खान 9 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये कहना है अमानतुल्लाह का कि वज़ीर आला के ख़िलाफ़ गवाही ना देने पर मुझे गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद की खबर, पहली मरहले की पोलिंग आज हो रही है, 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का फ़ैसला EVM में आज महफूज हो जाएगा। उसके बाद रुख करते हैं अगली सुर्खी का। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसी के साथ ही 9 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के 96 सीटों के लिए नामजदगी का अमल भी शुरू हो गया है। अगली सुर्खी सहाफ़त से, मणिपुर में पहले मरहले की वोटिंग की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और इसके बाद की सुर्खी ले रहे हैं सहाफ़त से ही, महबूबा मुफ्ती की लोगों से इलेक्शन का बायकॉट ना करने की अपील। उनका कहना है कि इलेक्शन में ज़ोर शोर से हिस्सा लेना चाहिए, ख़ास तौर से नौजवान तबके को इलेक्शन के अंदर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हमारा समाज की सुर्खी थी। उसके बाद हम नज़र डालते हैं खेल की खबरों पर। इंडियन प्रीमियर लीग में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर मौजूद ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई की टीम ने इस टूर्नामेंट में अब तक 6 मैच खेले हैं, जिनमें से उसने 4 मैच जीते हैं। वहीं राहुल की लखनऊ टीम ने अब तक 6 मैच में 3 मैच जीत लिए हैं और ये टीम पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर है। लखनऊ की टीम को लगातार 2 शिकस्तों का सामना करना पड़ा है। आज लखनऊ की टीम वापसी के इरादे से अपने होम ग्राउंड पर उतरेगी। मुंबई इंडियंस ने गुज़िश्ता रोज़ खेले गए एक मुकाबले में तीसरी जीत हासिल कर ली है। इस मैच में मुंबई पंजाब किंग्स को 9 रन से शिकस्त देने में कामयाब रही। टॉस हार कर पहले बैटिंग करने आई मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए। जवाब में पंजाब की टीम 183 रन ही बना सकी और 19.1 ओवर में ऑल आउट हो गई। जराल्ड और जसप्रीत बुमराह ने मुंबई के लिए ज़बरदस्त बॉलिंग की। दोनों ने 3-3 विकेटें हासिल की। जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस 6 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर पहुंच गई है, जबकि पंजाब की टीम 4 पॉइंट्स के साथ 9वें नंबर पर है। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।